नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी हैं जिस पर प्रश्न बनने के चांसेस हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। अब आपको पता है यहां पर दिल्ली के अंदर जो समस्या चल रही है उसमें यहां पर दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ दिल्ली असेंबली इसकी डिमांड करी है, इसको रिकमेंड करा है बेसिकली। इस वजह से ये जो पद है ये चर्चा में आया, तो मैंने इसी पद के ऊपर आपसे प्रश्न बनाया है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उपराज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, वह राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है। उपराज्यपाल केवल विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसी में ही तैनात किए जाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, जब भी हम लोग उपराज्यपाल की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो यहां पर आर्टिकल 239 जो है ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके प्रशासन के ऊपर ये लागू होता है। अब यहां पर हमको पता है कि इसका यानी कि जो यूटीज होते हैं उनके प्रशासन की जब बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, मगर प्रेसिडेंट इसके लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, उसी को हम लोग उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। और ये जो जिस तरीके से देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, बट यहां पर राज्य के प्रमुख उपराज्यपाल को नहीं समझा जाता है। यहां पर आएंगे तो देखेंगे यहां पर उपराज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन एकदम सही है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि केवल उसी केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे जहां पर जो आपकी विधानसभा होती, तो ऐसा नहीं है, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, केवल दूसरा कथन यहां पर सही है। सेकेंड प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में है। अब ये आर्टिकल आया है 2024 रिकॉर्ड हॉटेस्ट एवर, जो जनवरी और फरवरी जो महीना गया है उसमें रिकॉर्ड करा गया है 2024 का। तो ये आपके सामने प्रश्न है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। बहुत बेसिक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस के निकलने के कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग केवल मानव जनित कारणों से होती है। शब्दों पर जाइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है। अब देखिए, जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? वैश्विक ऊष्मन, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी से वापस जाने वाली जो पार्थिव विकिरण होती है, जो LWR के फॉर्म में पृथ्वी जिसको परावर्तित करती है, उसका अवशोषण कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। तो यदि ग्रीन हाउस गैसेस को आप एकदम पृथ्वी से निकाल देंगे तो पृथ्वी कैसा है? एक हिमयुग जो आइस एज होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनका होना हमारे लिए आवश्यक है, परंतु एक निश्चित मात्रा से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो ये ज्यादा जो पार्थिव विकिरण होता है उसको ट्रैप करने का, उसको अवशोषण करने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण से यहां पर क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग देखी जाती है। तो पहला वाला कथन तो एकदम सही है। दूसरे वाले कथन में लिखा है केवल मानव जनित कारणों के द्वारा होता है। क्या? क्यों भाई? ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उससे भी मीथेन और सल्फर कई सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर निकलती है। तो क्या केवल मानव जनित कारणों से होती है? तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक कारण भी होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होगा, वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद वियना कन्वेंशन में बोला गया था कि जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस होते हैं यानी कि जो ODS होते हैं इनमें प्रतिबंध लगाया जाए, और इसी को लागू कराने के लिए आप देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाएंगे और यहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को वहां पर उसकी जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पर इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से नहीं था, इसका उद्देश्य ओजोन को बचाने से था। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो केवल पहला कथन सही है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, रोहिंग्या लोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? रोहिंग्या के ऊपर द हिंदू में हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो कवर कर चुके हैं। यहां पर आप देखोगे एक आर्टिकल है, वाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजीज रिस्किंग देयर लाइव्स एट सी। अब यहां पर जो रोहिंग्या है आप देखोगे समुद्र के रास्ते, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां पर आप देखोगे मलेशिया की बात कर रहे हैं, थाईलैंड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इवन श्रीलंका में भी ये लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। अब रोहिंग्या हमको पता है रखाइन प्रांत जो है वहां बहुतायत मात्रा में रहते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इनको वहां पे अवैध बांग्लादेशी की तरह ट्रीट करा जाता है। 1982 में यहां पर इनसे जो नागरिकता थी उसके बारे में इनको वंचित कर दिया गया। तो अब जो मैक्सिमम वहां पर लोग रहते हैं वो बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट वर्सेस अब रोहिंग्या को बेसिकली क्या है कि इसमें
टोटल इस्लाम है ऐसा नहीं है, कुछ इस्लामिक भी हैं और कुछ नॉन इस्लामिक भी हैं इसमें, मगर मेजॉरिटी रोहिंग्या में कौन है, वो इस्लामिक है। तो अब यहां पर इसका विवाद बहुत समय पहले से चला आ रहा है। अब ये देखने को मिल रहा है कि समुद्र के रास्ते ये लोग पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं। रोहिंग्या लोग मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं। रोहिंग्या मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उन अल्पसंख्यक समूहों में से एक है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से लाभान्वित है। अब सबसे पहला वाला कथन तो एकदम सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से पालन नहीं करते, इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और 2019 के अधिनियम से लाभान्वित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको यह लाभ प्राप्त होगा। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न, मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब यहां पर आपको पता है जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने इशू सम्मन कर दिया है। यहां पर आप देख पाओगे थॉमस आइजैक है इनके विरोध में। अब यहां पर ये जो मुद्दा है इससे मसाला बॉन्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी करे गए बॉन्ड है। जारीकर्ता निवेशकों को भारतीय रुपए में ब्याज और मूलधन का भुगतान करता है। देखिए होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं अगर आप अपने प्यारे भारत की, तो भारत को विदेशों में आप प्राचीन काल से अगर बात कर लो तो इतिहास रहा है कि हमको मसालों के रूप में बहुत ज़्यादा जाना जाता था कि भारत के मसाले बहुत फेमस हैं। तो अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें, भारत के बाहर की बात करें, तो वहाँ पर हमको किस प्रमुख रूप से जाना जाता है कि मसालों के जब बात करते हैं कि यहाँ से निर्यातकर्ता के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है ABC, वो भारत के बाहर से कहीं से कोई निवेश लाना चाहती है तो उसको वहां पर बॉन्ड निकालने पड़ेंगे। बट भारत की किसी कंपनी को यदि विदेश में कोई नहीं जानता है तो उसमें निवेश क्यों करेगा? तो भारत ने क्या किया कि यहां पर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक जो है उसके अंदर एक संस्था काम करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो IFC को बोला कि आप क्या करिए, मेरे बॉन्ड को प्रमोट करिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई आप फोन कर दो तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तो वैसे ही ABC कंपनी के बारे में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कौन उसका प्रचार करा? IFC ने। तो IFC ने जैसे ABC का प्रचार किया तो अब ABC जो है वो अपना बॉन्ड निकालेगी। वो अपना बॉन्ड दूसरे मार्केट में निकाल रही है, विदेशों की मार्केट में निकाल रही है, जिससे कि और ये जो बॉन्ड निकाले गए, बॉन्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि जिस पर लिखा होता है कि भाई 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए का बॉन्ड है, इतना ईयर के लिए आप मेरे से ले लो और इसके ऊपर हम इतने सालों के बाद जितना भी इंटरेस्ट होता है वो हम आपको पे करेंगे। तो वैसा ही विदेशों में जब बॉन्ड जारी करा जाता है तो उसको हम लोग किस बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं? मसाला बॉन्ड के नाम से। अब ये जो बॉन्ड है ये रुपए में लिया जाता है। डॉलर में लेने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए ये डॉलर में लॉन्च करा जाएगा तो डॉलर के प्राइस कम और ज्यादा होते हैं, तो जो जारी करता है उसको नुकसान हो सकता है इसमें। तो यहां पर ये रुपए में ही जारी करे जा रहा है। तो रुपए में क्या हो रहा है कि जो भी विदेशी निवेशक है वो इसको परचेस करेंगे एक अवधि के दौरान, उसके बाद इसका जो भी पेमेंट होगा, चाहे वो ब्याज हो, मूलधन हो, वो सब रुपए में वापस कर दिया जाएगा। तो भारत में विदेशों से पैसा लाने का जो एक उपकरण है उसको हम लोग मसाला बॉन्ड कह रहे हैं। तो पहला वाला कथन भी सही है और दूसरा वाला कथन भी सही है, तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 2017 में देखिए प्रश्न आया है और ये बहुत ही ज्यादा स्टैटिक प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। अब ये बहुत बेसिक प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम और वेस्ट बंगाल, इसके अंदर 2-2 जिले ऐसे हैं जहां पर भारत का जो हिमालय है उसका प्रसार है। उसी प्रकार अगर आप पश्चिमी घाट की बात करोगे तो गुजरात का पोर्शन हो गया, गोवा हो गया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो ये हो गए, ठीक है। अब यहां पर पुलिकट लेक की जब बात करते हैं तो पुलिकट लेक भी हमारी कहां पर आ जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत। अब वापस अगर अपने प्रश्न पे लौटें तो यहां पर आप देखेंगे कि 5 राज्यों में, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो केवल 5 राज्यों में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट का अगर आप देखोगे तो यहां पर टोटल अगर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मैप में लिखा हुआ है, गुजरात हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तो ये कई सारे राज्य यहां पर कवर हो जाते हैं। यहां पर पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, तो सही स्टेटमेंट ये हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। अब देखिए इस तरीके के मैपिंग में एकदम बेसिक प्रश्न है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैपिंग को जरूर से जरूर फोकस करिए। भारत की मैपिंग में इतना ज्यादा फ्लैट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत का मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आज के तत्व में एकदम बेसिक पॉइंट पे कवर करते हैं अल्प पोषण के प्रकार पे। आप देखोगे कई बार WHO की तरफ से या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है या हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, कई बार रिपोर्ट्स आती हैं,
भारत में बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर, तो उसमें कई सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि वेस्टिंग हो गया, स्टंटिंग हो गया या अंडर वेट हो गया। तो इन सब शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए, तब हमको एग्जैक्टली वो रिपोर्ट क्या है उसके बारे में समझ में आता है। अब जैसे यहां पर बात करते हैं हम लोग वेस्टिंग के बारे में, तो वेस्टिंग का सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति की जो हाइट है, जो भी बच्चे की हाइट होती है ना, उसका संबंध होता है उसके वेट से। तो वेस्टिंग लिखा हुआ है लो वेट फॉर हाइट, यानी कि जितनी हाइट है उसके हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो नहीं है, उससे कम है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई पोषक तत्वों की कमी है। इसी प्रकार जब स्टंटिंग की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, यानी कि एक एज पर इतना वजन होना चाहिए, मतलब एक हाइट होनी चाहिए और वो हाइट यहां पर नहीं हो पाएगी तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। अब देखिए यहां पर वेस्टिंग है तो इसको आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो WW से। तो वेस्टिंग किसमें काउंट हो रहा है, आपका वेट में। जब स्टंटिंग की बात करते हैं तो इतना लो हाइट फॉर एज, यानी कि एक एज पे जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम हाइट है। उसी प्रकार अंडर वेट का मतलब आप समझते हो, अंडर वेट मतलब जितना वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं है एक पर्टिकुलर एज पर। तो ये चीजें क्या होती हैं, अंडर वेट का मतलब समझ आया, इसको एज के हिसाब से नाप रहे, स्टंटिंग में आप हाइट के हिसाब से देख रहे हो और वेस्टिंग में आप वेट देख रहे हो परंतु हाइट से। वेट और वेट यहां दोनों कंसिडर कर रहे हो, मगर यहां पर उम्र के हिसाब से वजन नापा जा रहा है और यहां पर जो वजन है वो ऊंचाई के हिसाब से नापा जा रहा है, ठीक है। तो ये है अल्प पोषण के प्रकार, इनको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत का और कुछ यूरोपीय देशों का, उसका नाम है EFTA। मेरे को कमेंट करके बताइए EFTA है क्या और इसमें कौन से देश हैं जिसके साथ भारत ने ये एग्रीमेंट करा है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का डेली क्विज आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।